तो डियर स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगती है ये निकाल चुके थे। अगर वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कितनी फोर्स लगती है? F इज इक्वल्स टू q v क्रॉस b। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके थे। अब थोड़ी सी इसकी मैकेनिक्स समझे अपन। मैकेनिक्स मतलब ये समझें कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होगा। क्या समझना चाह रहे हैं? पाथ कैसा होगा। ठीक है, देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और हमारा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इसी तरफ चल रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितनी फोर्स लगेगी? 0। कल ही बताया था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो तो फोर्स कितनी लगेगी? 0। क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो भी 0। अच्छा, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? मैक्सिमम क्यू वी बी साइन 90। क्यू वी बी साइन 90 मतलब 1। एक सवाल तो ये आता है कि कितनी फोर्स लगेगी। दूसरा सवाल ये आता है कि जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलरली तो इसका पाथ कैसा होगा। 1 मार्क का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 50 बार पूछ चुके हैं। तो इसका पाथ होगा सर्कुलर। कैसा पाथ होगा? ध्यान रखना, परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बढ़िया सवाल ये बनेगा कि सर्कुलर पाथ क्यों होता है। बात समझे? सिंपल सवाल तो ये कि पाथ कैसा होगा। बढ़िया सवाल क्यों होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी 11वीं क्लास की, जो मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट अपन वापस रिवाइज करते हैं। देखो, जब हम पढ़ते हैं a क्रॉस b इक्वल्स टू c, तो हमें एक चीज़ पता होती है, a क्रॉस b करने से c वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब जो c वेक्टर होगा वो a के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और b के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स v क्रॉस b करने से मिल रहा है हमें। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। दोनों पे परपेंडिकुलर है। फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू होगी बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कल कराए थे ना मैंने तुम्हें सवाल, आई क्रॉस जे कर रहे थे तो क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? तो आई जे के तीनों कैसे होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। ऐसे समझ लो, आई जे के, ठीक है, आई जे के, तो तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। आई क्रॉस जे कर रहे थे तो क्या आ रहा था? के। तो ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, तीनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब उससे कैसे बता सकते हैं हम कि सर्कुलर पाथ होगा? तो ध्यान रखना एक चीज़ बहुत अच्छे से, कोई भी पार्टिकल है m मास का v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो ये फोर्स केवल इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकती। क्या बदल सकती है? कौन? किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी की। और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहाँ पर फोर्स कैसी है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी ये सिर्फ क्या बदलेगी इसकी, और हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है, ऐसा कब होता है? सर्कुलर मोशन में। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ना, हर जगह कैसी होगी? टेंजेंशियल। कैसी होगी? तो एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स, क्योंकि फोर्स कैसी लग रही है? किसके? जिससे क्या बदलेगा?
जिससे कैसा पाथ आएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और स्पीड, क्या ये फोर्स स्पीड में चेंज ला सकती? नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो पार्टिकल की क्या बदलती है? सिर्फ, और स्पीड नहीं बदलेगी। जो स्पीड है वही रहेगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था? स्पीड सेम रहती थी और डायरेक्शन चेंज होती थी। स्पीड सेम और डायरेक्शन चेंज। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ हमने कवर करी। पहली बात तो अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो पाथ कैसा होगा? क्यों होगा? बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, it will only change direction and magnitude will remain same, velocity का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चलिए, एक और बहुत अच्छी चीज़ पूछी जाती है इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई बार पूछ चुके हैं, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखना कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत हिट सवाल है। इसका आंसर है 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अब बढ़िया सवाल बनाना हो तो y लगा देंगे इसके आगे। क्या लगा देंगे? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, वो खुद कह रहे हैं y। नहीं समझे मेरी बात? एक नंबर में पूछे वर्क डन कितना होगा, ऐसा भी तो पूछ सकते हो, वर्क डन इज 0 y। 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे, तो ये y वाला थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। अब इसका आंसर भी 11th क्लास के मैकेनिक्स में ही छुपा हुआ है। वर्क एनर्जी पावर हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपको पुराना याद होगा, मैं इसलिए खुद ही बता रहा हूँ। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज मतलब ½ mv² माइनस u²। v यहाँ पर फाइनल स्पीड है और u इनिशियल स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी है ½ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अच्छा, जब स्पीड में चेंज ही नहीं हुआ, परपेंडिकुलरली गया, तो क्या बदली? सिर्फ डायरेक्शन, स्पीड बदली गया। तो जब स्पीड में चेंज ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्या? और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि u और v का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर ऐसे पूछ ले कि वर्क डन 0 क्यों है, तो आप आंसर लिखोगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एंड फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब स्पीड ही सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, तो चेंज 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती। गॉट द पॉइंट? इतनी बातें समझ में आई? देखो, ये काफ़ी सारी बातें हमने करी। अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, सर्कुलर पाथ होगा, तो उसके रेडियस वगैरह क्या होंगे? सर्कुलर पाथ का रेडियस, टाइम पीरियड, बहुत सारे फॉर्मूले जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो, वापस 11th क्लास की बात करें, सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगी उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी मैग्नेटिक फोर्स से जो उस पर लग रही है। कितनी? QVB sin 90, मतलब QVB, और वो किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर। सन्नाटे में चले गए तुम सबके सब, 11th का कुछ भी याद नहीं।
m मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस पे चलती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? और ये कोई फोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़रूरत होती है सर्कल पे चलने के लिए। ये उसको कहाँ से मिलेगी? QVB से। जैसे पार्टिकल एंटर करेगा उस पर क्या लगने लग जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या कराएगा उससे? सर्कुलर मोशन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिक्वायरमेंट है जो यहाँ से पूरी होगी। कहाँ से? मैग्नेटिक फोर्स है। QVB sin 90, तो कितना हो जाएगा QVB? अब देखो एक V से ये V कट जाएगा तो R कितना आएगा? mv अपॉन QB। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? mv अपॉन m क्या है? मास, v, q, v मैग्नेटिक फील्ड, b मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इतनी रेडियस पे पार्टिकल चलेगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r वो मिलेगी QVB sin 90। sin 90 क्यों लिया, समझ में आया? बताओ क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलरली एंटर करा था वो, तो ये v से v कट जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास आ गई mv/QB। इसको दोबारा इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले और हैं, तो ये जानना जरूरी है। सबको समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लो, आप लोग पूछ लो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलो, तो ये तो हो गया रेडियस, इतने रेडियस पे पार्टिकल घूमेगा। ठीक है, अब इसके सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना है। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है बताओ? बोल भाई। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? r रेडियस पे कोई पार्टिकल चल रहा है m मास का v स्पीड से, टाइम पीरियड होगा उसका डिस्टेंस, देखो ऐसे बताता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड अगर ले लेता है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा एक राउंड में? 2πr। और कितनी स्पीड से चल रहा है? v। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2πr/v। अब टाइम पीरियड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2πr/v, 2π/v को अलग लिख देता हूँ, और r की जगह क्या लिख सकते हैं? mv अपॉन QB। अभी निकाला था। ये v से v कैंसिल, टाइम पीरियड कितना आया? 2πm अपॉन QB। ये टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का जो पार्टिकल लेगा एक राउंड पूरा करने में। कितना आएगा? 2πm अपॉन QB। इस फॉर्मूले में खास बात यह है कि जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन का वो डिपेंड नहीं कर रहा है v पे, डज नॉट डिपेंड ऑन v। ठीक है, कितनी स्पीड से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है उस पर टाइम पीरियड उसका डिपेंड नहीं कर रहा। 2πm अपॉन QB कहाँ आया? v नहीं आया। ये भी 3-4 बार पूछा हुआ है कि शो दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आपको ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ तक लेके आना है और फिर लास्ट में लाइन लिख देनी है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। व्हाट द पॉइंट? इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। 2 पार्टिकल दे देंगे आपको एक जैसे, एक को 10 मीटर पर सेकंड से एंटर करा देंगे, दूसरे को 20 मीटर पर सेकंड से एंटर करा देंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल एक जैसे, चार्ज बार सब कुछ सेम एंगल पे एंटर करा देंगे और पूछेंगे किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? दोनों का इक्वल होगा।
क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। और क्या क्या पैरामीटर हैं? देखो टाइम पीरियड अगर आ गया तो हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1 टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सिर्फ उल्टा करना है इसका, QB/2πm। ये क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक चीज़ और पूछी जा सकती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था 2π न्यू, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2π और फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, ये रही। तो इसकी जगह लिखेंगे हम QB/2πm। 2π से 2π कैंसिल, QB/m। ओमेगा कितना आया? QB/m। सारे फॉर्मूले रिलेट कर रहे हैं कहाँ से? रेडियस वाले से। रेडियस से टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस कैसे निकालोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स, mv²/r बराबर QVB। यहाँ से सारा प्रोग्राम चालू होएगा। चलो रफ के अंदर एक बार पूरे फॉर्मूले निकालो। देखो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं अपन। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। और केवल इस सवाल की बात नहीं, आप समझना कि हमें अगर थोड़ा सा मैं चेंजेस भी कर दूं तो सवाल को अप्रोच कैसे करना है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, एंटर्स परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, कौन कौन? अल्फा और प्रोटॉन। सेम वेलोसिटी से, दोनों की स्पीड सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? mv/qb। बोलो भाई, क्लियर है? अल्फा और प्रोटॉन दोनों की बात करें, ये प्रोटॉन और ये अल्फा, दोनों एक साथ एंटर करें सेम स्पीड से, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो एक जैसी है और दोनों के लिए वेलोसिटी भी एक जैसी है। यानी जो रेडियस होगा क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास अपॉन चार्ज के? क्योंकि बाकी दो चीज़ें तो क्या हैं, दोनों के लिए सेम है। यानी मुझे एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m/q। ये क्लियर हुई बात? हाँ या ना तो बोल दो। अच्छा, अब प्रोटॉन और अल्फा में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, वरना सवाल नहीं कर पाओगे। देखो अल्फा जो होता है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसको हम 2He4 बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कराए थे, वही वाला है। अब प्रोटॉन की और अल्फा की बात करें तो अल्फा का जो मास होगा वो 4 गुना होगा प्रोटॉन के मास से। याद रखना, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। अल्फा का मास कितना होगा? 4 गुना होगा प्रोटॉन से, और अल्फा पे चार्ज होगा 2 गुना प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज से डबल चार्ज होगा किस पे? अल्फा पे। और मास 4, 2 चार्ज है, 4 मास है। ये बात समझ में आ गई? अब इधर आ जाओ वापस। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आया? m/q के। यानी हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ प्रोटॉन प्रोपोर्शनल टू
मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ अल्फा प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आ गई? दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो पूछा हुआ है तो रेशियो ले लेते हैं। तो आर पी अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम पी अपॉन क्यू पी अपॉन एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा। बोलो भैया ये समझ में आ रहा है? अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो एम पी बाय क्यू पी इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यू अल्फा अपॉन एम अल्फा। आगे सोल्व करते हैं। देखो एम पी अपॉन क्यू पी, क्यू अल्फा 2 टाइम्स है प्रोटॉन के चार्ज जितना, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यस। और एम अल्फा 4 एम पी, 4 गुना होगा 4 एम पी। ये एम पी से एम पी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1:2। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? पहले तो प्रोपोर्शनलिटी ढूंढनी है आपको, दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें सेम है वो हटा के बाकी चीज़ों पे प्रोपोर्शनलिटी देख लो, ठीक है? फिर ये तो पता होना ही चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो अब लिख लो इसको, 1:2 इज द करेक्ट आंसर।